जीवाणुओं के आर्थिक महत्व देख रहे हैं हम। और जीवाणुओं का आर्थिक महत्व जैसे क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इसके अलावा बात करें तो अमोनीकरण, अमोनीकरण, विनाइट्रीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, अमोनीकरण, विनाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण, इसको प्रदूषित जल लिखो तो ज्यादा बेटर रहेगा।
ये नोट हो जाए तो बताइएगा, है ना। कहाँ पे यार, क्या बोल रहा है। सिट्रस, सिट्रस के एंकर लोग नहीं सुने हैं, नींबू में होता है, नींबू फल एंड उसके पत्तियों में देखना ऐसे बूंद बूंद सी टिप आती हैं, है ना, जिसके कारण नींबू और पत्तियां फल एंड फ्रूट, सॉरी फ्रूट एंड लीफ दोनों क्या होती हैं, जल्दी गिरने लगती हैं। हो गया। ये क्या है, बीजीए तो है, मुझे भी दिखाई दिया, फुल फॉर्म क्या है बोलिए। ब्लू ग्रीन एलगी, एक बार लिख देता हूँ मैं। ये कैसी होती है, सौपोसी होती है, कैसी होती है,
स्वपोषी होती है, इसका मतलब ये अपना भोजन स्वयं बनाती है। अच्छा, इसी को एक और नाम से जाना जाता है साइनोबैक्टीरिया। इसी का एक और नाम है साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। साइनोबैक्टीरिया कहूँ मैं, नीलहरित सवाल कहूँ तो आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। ये स्वपोषी होती है, प्रकाश संश्लेषी होती है, मतलब अपना भोजन स्वयं दर्शाती है। और ये कौन से जगत में होगी, कौन से किंगडम में? मोनेरा में। किस में है? मोनेरा में। कुछ इसके एग्जाम्पल हैं जो हम देखते हैं। ब्लू ग्रीन के एग्जाम्पल क्या है? तो नोस्टॉक, स्पाइरुलिना, नोस्टॉक, स्पाइरुलिना, और क्या हो जाएगा? एनाबीना, ओसिलेटोरिया। ये याद रखेंगे, ये जो है ब्लू ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल। नोस्टॉक हो, ओसिलेटोरिया हो, एनाबीना हो, स्पाइरुलिना हो, ये सभी एग्जाम्पल हैं ब्लू ग्रीन एल्गी के। क्या हो गया? माइकोप्लाज्मा, इसको PPLO कहा जाता है। मतलब PPLO का मतलब हुआ प्ल्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, मतलब न्यूमोनिया के जैसे दिखने वाला जीव है, ठीक है। प्ल्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसे पादप जगत का जोकर कहा जाता है भाई। इसकी खोज लुईस पाश्चर जी ने की थी। सबसे बड़ी ये क्या है? इसके लिए कुछ स्पेशल फीचर बताया था मैंने। बताइए। बोलो। वो तो ठीक है, कुछ के भी नहीं पाई जाती। इसके अलावा
नहीं पता। सबसे छोटी कोशिका है ये, क्या है? सबसे छोटी कोशिका। तो सबसे बड़ी कोशिका का नाम बता दो। हम्म, कुछ भुन भुना आ रहा है ना? शुतुरमुर्ग देखे, शुतुरमुर्ग? हाँ, उसका जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। ये हो गया। अब बात करते हैं हम एक्टिनोमाइसीटीज। ये तंतुमय कवक है, तंतुमय कवक। इसका दूसरा नाम है रे फंजाई। इसका एक और नाम है रे फंजाई। ये सब मोनेरा में आएंगे, ये सब किस में आएंगे? मोनेरा में आएंगे। इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है और इसकी जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो माइकोलिक अम्ल प्रेजेंट होता है इसकी कोशिका भित्ति में। ये लिख लिया, ठीक है। तो फाइनली मोनेरा जगत कंप्लीट होता है। मोनेरा जगत हमने देखा। मोनेरा जगत में सबसे पहले क्या देखा था? बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा। बैक्टीरिया क्या होते हैं, बैक्टीरिया के टाइप्स देखा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसके बाद बैक्टीरिया की कोश की संरचना देखा, ठीक है। बैक्टीरिया का क्या देखा, फिर कार्य क्या है मतलब महत्व। इसके बाद क्या देखे, रोग देखे। अब आगे बढ़ते हम। अगला जो किंगडम होगा, अगला जो जगत होगा वह होगा किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जगत, किंगडम प्रोटिस्टा। बस बस क्वेश्चन बनेगा आपके बैक्टीरिया के पोर्शन से। यहाँ पे अभी तक हमने जो पढ़ा, यहाँ बैक्टीरिया वाला पोर्शन से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। अब बात करते हैं हम जगत प्रोटिस्टा की, किंगडम प्रोटिस्टा की। इस जगत में जो जितने भी जो जीव सम्मिलित होंगे वो कैसे होंगे, यूनिसेलुलर, यानी कि कैसे होंगे, एक कोशिकी होंगे। कैसे होंगे, एक कोशिकी सम्मिलित होंगे। एक कोशिकी जीव सम्मिलित होंगे। कुछ इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे कौन है प्रोटिस्टा जगत में आते हैं। तो जैसे यदि हम शैवाल की बात करें तो दो शैवाल बड़ी फेमस है, क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। क्लोरेला, क्लोरेला और दूसरा क्लेमाइडोमोनास। ये हर
पादप हरित सवाल है, ठीक है। ये क्या है? हरित सवाल। तो ये पादप के अंतर्गत आ गए। ये तो पादप की बात कर लिया हम, ये किसकी बात कर लिए? पादप। सवाल किस में आएंगी? प्लांट्स में आती हैं, ठीक है। अब यदि जीव में बात करें हम, तो अमीबा और पैरामीशियम दो नाम बड़े पॉपुलर है, सब जानते हैं। अमीबा ये किसके अंतर्गत आते हैं? एनिमल्स। किसके अंतर्गत आते हैं? एनिमल्स, ठीक है। इसकी कुछ प्रोटिस्टा जगत की कुछ फीचर्स लिख लेना, लक्षण। पहला तो एक कोश की यूकैरियोटस होंगे, जो भी होंगे इसमें क्या होंगे? एक कोश की यूकैरियोटस। दूसरा लिखना, सुविकसित केंद्रक एवं झिल्ली युक्त कोशिकांग प्रेजेंट होंगे। सुविकसित केंद्रक एवं कोशिकी झिल्ली युक्त कोशिकांग प्रेजेंट होंगे। अगला लिखना, पाचन इंट्रासेल्युलर होगा, मतलब अंतराकोशिकीय पाचन होगा। पाचन इंट्रासेल्युलर होगा। श्वसन व उत्सर्जन काय सतह से विसरण द्वारा, मतलब ये हुआ कि बॉडी द्वारा होगा, बॉडी के द्वारा, विसरण के द्वारा होगा, ठीक है। मतलब बॉडी से ही, चाहे उत्सर्जन तंत्र हो या श्वसन। जैसे हमने मेढक में देखा है 3 प्रकार के श्वसन करता है, लंग से भी करता है, बॉडी से भी करता है और गिल्स से भी करता है ना। तो ये इसमें जो प्रोटिस्टा जगत में जो श्वसन एवं उत्सर्जन होगा वो स्किन सतह से होगा, सॉरी मतलब काय बॉडी से होगा, उत्सर्जन भी होगा और श्वसन भी होगा। किसके थ्रू होगा? विसरण के द्वारा। जो पोर्स पाए जाते हैं ना, पोर्स बॉडी में, उन पोर्स के थ्रू होगा। गमनांग सीलिया एंड फ्लेजिला होंगे। गमनांग कौन होंगे? सीलिया एंड फ्लेजिला। अगला पॉइंट लिखना, गमनांग सीलिया एंड फ्लेजिला। अलैंगिक एवं लैंगिक दोनों जनन उपस्थित। लैंगिक एवं अलैंगिक दोनों जनन उपस्थित। उस दिन आप क्या स्लाइम मोल्ड्स बोल रहे थे ना, वो प्रोटिस्टा है ना, मृतोपजीवी प्रोटिस्टा है, और वो इसी के अंतर्गत आएगा जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है ना। प्लाज्मोडियम किसके अंतर्गत आया? प्लाज्मोडियम क्या है? पैरासाइट है, सॉरी पैरासाइट तो है, प्रोटोजोआ है, फंजाई है, एल्गी है, प्रोटिस्टा। नो, इसी में आएगा है ना। क्या इसमें बहुत सारी चीजें हैं, डीप से दी गई है ना, जो आपके लेवल का काम का नहीं है, इसलिए मैं काफी चीजें आप लोगों से, अन्यथा यदि हम डीप में जाएंगे जैसे ये प्रोटिस्टा की बात किया है ना मैं, ये प्रोटिस्टा भी 4 टाइप के होते हैं, क्रस्टोफाइट, डाइनोफ्लेजिलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड प्रोटिस्टा होते हैं। फिर इनके टाइप्स देखेंगे, कौन सा अपोसी, वो जाने की जरूरत नहीं है।
ठीक। तो इसमें प्रोटोजोआ भी आएंगे, इसमें क्या आएंगे, प्रोटोजोआ आएंगे। और प्लाज्मोडियम क्या है, एक प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा है। ठीक है, क्या प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा ये इसका जगत हो गया, मेन किंगडम हो गया। ठीक है, फिर इनमें हम अलग अलग पढ़ेंगे, जैसे मैंने बताया यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोआ, क्रिस्टोफाइट्स, है ना, तो ये इसके अंतर्गत आएंगे। अब किंगडम फंजाई लिखना, जगत कवक, कवक जगत, किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई लिख पा रहे हैं, फंजाई। फंजाई यानी कि कवक जगत। ठीक है, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, कवक के अध्ययन को क्या कहेंगे, माइकोलॉजी। क्या कहेंगे, माइकोलॉजी। इनका जो आवास होता है, ये सभी आवासों में रह सकते हैं ना, सभी स्थलों में, गर्म वाले स्थान पे भी रह सकते हैं और नमी वाले वातावरण में रह सकते हैं। ठीक है, गर्मी में भी रह सकते हैं, मतलब गर्म क्षेत्रों में भी, और नमी वाले। फंजाई का मतलब समझ पा रहा है, कल मशरूम, है ना, मशरूम वगैरह देख रहे हैं, वो नमी वाले क्षेत्रों में भी दिखाई देते हैं। और उन जगहों पे भी देखना, क्या बोलते हैं, जहाँ सर्प वर्प रहते हैं, इसको बमीठो बोलते हैं ना लोकल लैंग्वेज में, उन स्थानों में भी पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी कोशिका भित्ति काय की बनी होती है, काइटिन। साथ में कुछ मात्रा में पॉलीसेकेराइड होता है, पर हम मेनली इसे क्या कहते हैं, काइटिन कहते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं, वो तो ठीक है, बहुकोश की होते हैं, ढीले ऊतक पाए जाते हैं। देखिए, ओवरव्यू के लिए तो हम जो टेबल पढ़े ना, सबसे ज्यादा काम की वही है। जो टेबल देखे थे ना लिखायत, मतलब मैं यहाँ फोटो दिया था, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वही है। वो टेबल से सारी चीजें आपको आइडेंटिफाई करने में मतलब सहायक होंगी। संचित भोजन जो होता है इसमें, मतलब स्टोरेज, जो भोजन स्टोरेज होता है वो किस फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन। किस फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन एंड ऑयल रूप में। किस रूप में, ग्लाइकोजन एंड। लिखते जाइए आप ये पॉइंट। किस फॉर्म में होगा, ग्लाइकोजन व ऑयल के रूप में। अब कवक में हम जनन पढ़ते हैं, कवक में जनन। तो कवक में 3 टाइप का जनन पाया जाता है। एक तो होता है कायिक जनन, जिसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। इंग्लिश से लिखूं हिंदी से, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, है ना। सेकंड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब अलैंगिक जनन। और थर्ड है सेक्सुअल यानी कि लैंगिक रिप्रोडक्शन। ये तो सेम असेक्सुअल टाइप है। इसमें कल मैंने भी बताया था बडिंग, क्या बताया था, एक तो बडिंग और एक है फ्रेगमेंटेशन यानी कि खंडन। फ्रेगमेंट, क्या बोल रहा है ना, हाँ, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन, द्विविखंडीकरण। इसमें ये याद रखिएगा कि अलैंगिक में इसको इम्पोर्टेंट है, ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें जो बीजाणु होगा, अलैंगिक बीजाणु,
जनन किसके द्वारा होगा? बीजाणु, कल भी हमने लिखा है, पढ़ा है। एंडोस्पर्म यानी स्पोर्स के थ्रू होगा, स्पोर्स के थ्रू होगा। अब इसमें जो स्पोर्स होंगे टू टाइप्स के होंगे, एक चल बीजाणु, दूसरा अचल बीजाणु, मतलब कुछ मूवमेंट करते हैं, कुछ नॉन मूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो उनमें देखें तो दो प्रकार के होंगे, एक होगा जिसे हम कहते हैं जू स्पोर्स, पहले इसे भी दो कैटेगरी में डिवाइडेड कर दिया गया है, स्पाइरो स्पोर, एंजियोस्पोर। फर्स्ट है स्पोरेंजियो स्पोर्स, स्पोरेंजियो स्पोर, ये एक एंडोस्पर्म बीजाणु है जिसको दो कैटेगरी में डिवाइडेड कर दिया गया है। एक तो मैंने बताया जू स्पोर्स, पहला क्या होगा? जू स्पोर्स मतलब चल बीजाणु, मतलब ये कैसा होगा? गतिशील होगा। ये कैसा होगा? गतिशील होगा। और दूसरा होता है एप्लेनोस्पोर्स, एप्लेनोस्पोर्स अचल होगा, अचल मतलब नॉन गतिशील। और दूसरा जो अलैंगिक बीजाणु होगा वो होगा कोनिडिया, कोनिडिया, कोनिडिया। चलिए, कवक को 4 क्लास में बांटा गया है। 4 क्लास के नाम बड़े इंपॉर्टेंट, ठीक है। कवक को कितनी क्लास में बांटा गया है? 4 क्लासेस में बांटा गया है। और ये 4 क्लास का नाम याद रखिएगा आप, है ना। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। पहला है फाइकोमाइसिटीज, दूसरा बताया जैसे मैंने कि एस्कोमाइसिटीज, तीसरा है बेसिडोमाइसिटीज और फोर्थ है ड्यूटेरो ये जो फाइकोमाइसिटीज होती है इसको लोअर फंजाई कहते हैं, लोअर फंजाई। इसी को जाइगोमाइसिटीज भी कहते हैं, जाइगोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज को सैक फंजाई, बेसिडोमाइसिटीज को क्लब फंजाई, ड्यूटेरोमाइसिटीज को इम्परफेक्टी फंजाई। इनके अलग अलग नाम हैं, ये आप लोग लिख लेना।
इनके एग्जाम्पल याद रखते जाएंगे आप लोग, यहीं पे लिख देता हूँ मैं। राइजोपस और म्यूकर, ये फाइकोमाइसिटीज के क्या है, एग्जाम्पल है। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, ये याद रख लेना। पी नोटेटम सुना, पी नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम, जिससे पेनिसिलियम एंटीबायोटिक्स बनाई गई है, परिचित तो है ना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था, है ना पेन। तो ये पूछ सकता है पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक्स है प्रतिजैविक, किस प्रकार की कवक से बनाया गया है, तो याद रखिएगा एस्कोमाइसिटीज से, ठीक है। पेनिसिलियम पेनिसिलियम नोटेटम, और याद हो जाए तो एस्परजिलियस, एस्परजिलस। इसके अंतर्गत मशरूम आती है, ठीक है। बेसिडोमाइसिटीज के अंतर्गत क्या आती हैं, मशरूम। ये लिख लिए, ये लिख लिए। अब लिखो वायरस के बारे में। वायरस विषाणु, देखिए आपकी जीएनटी की बुक, पीएनएसटी की जो बुक है उसमें वायरस को अलग रखा है, बैक्टीरिया को अलग रखा है ना। तो हम सबको कॉम्बो पढ़ रहे हैं, ठीक है, सबको क्या कर रहे हैं, बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, इसलिए सबको एक साथ कॉम्बो पढ़ेंगे, ठीक है। वायरस के बारे में वैसे भी आप लोग जानते हैं, वायरस नाम किसने किया था, वायरस की खोज किसने की थी, याद होना चाहिए भाई, मैंने पढ़ा चुका है। बोलिए। वायरस की खोज किसने की थी, ऑप्शन दूं, ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, इनमें से कोई नहीं। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन और ल्यूवेनहॉक, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। इवानोवस्की नाम सुना है, वायरस, वायरस का मतलब जो होता है वो होता है पॉइजन, यानी जहर,
ये बड़े जहरीले होते हैं। ये क्या होते हैं? बड़े जहरीले होते हैं। इसका नामकरण किया था, वायरस नाम दिया था लुई पाश्चर। किसने दिया था? लुईस पाश्चर। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी लुईस पाश्चर। फर्स्ट सजीव कोशिका की जीवाणु की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने तो मृत कोशिका की खोज की थी। ल्यूवेनहॉक ने। किसने की थी? ल्यूवेनहॉक। आप लोग भूलते बड़ी जल्दी हैं। वायरस नाम किसने दिया था? लुईस। और खोज किसने की? हिंदी से लिख दूं? इवानोविस्की। ऐसे ही लिखेंगे क्या? यहाँ तो इंग्लिश से लिखा है, इंग्लिश से लिख देता हूँ। इवानोविस्की 1892 में किया था, 1892 में। नाइनटीन 1935 में एक साइंटिस्ट थे जिसे स्टैनले, एक साइंटिस्ट है स्टैनले ने TMB टोबैको मोज़ेक वायरस में क्या किया था? वायरस का क्रिस्टलाइजेशन किया था। क्या किया था? TMB का क्रिस्टलाइजेशन करके इन्होंने बताया था कि बाहर आवरण जो होता है उसमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन। टोबैको मोज़ेक वायरस के बाहर आवरण में क्या पाया जाता है? प्रोटीन। तो ये किसने बताया था? 1935 में स्टैनली ने बताया था। वायरस को और क्या कहते हैं? सजीव एवं निर्जीव के बीच की कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी कड़ी। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वायरस को आप देख नहीं सकते। वायरस को आप देख ही नहीं सकते। जब तक वो किसी सजीव कोशिका में ना जाए तब तक आप कह ही नहीं सकते कि वायरस होगा। ठीक है? हाँ, तो लिख लो इसको क्या कहा जाता है? सजीव व के बीच सजीव व निर्जीव के बीच की संयोजी कड़ी। इसमें कोई कोशिका संरचना पाई जाती है क्या? नहीं। कोशिका सिद्धांत के अपवाद पढ़ा था, याद है? क्या क्या थे? वायरस, वायरॉइड्स, प्राइयोन। वायरस, वायरॉइड, प्राइयोन, ये सभी कैसे होते हैं? कोशिका सिद्धांत के अपवाद। ठीक है? ये बैक्टीरिया से बहुत छोटे होते हैं साइज में, इसलिए एक पेपर होता है जिसे कहा जाता है बैक्टीरियल फिल्टर पेपर। क्या कहा जाता है? बैक्टीरियल फिल्टर पेपर। तो उससे ये आसानी से क्या हो जाएंगे? छन जाएंगे। क्या हो जाएंगे? छन जाएंगे। तो इसकी साइज बैक्टीरिया कैसी होती है? छोटी होती है। याद रखिएगा, जब भी जो वायरस होता है इसका जो हमेशा ये जो बाहर आवरण बना होता है ये किसका बना होता है? प्रोटीन का। ठीक है? प्रोटीन का कोट जगह होता है
या इसे हम कैप्सिड कह सकते हैं। और इसके अंदर जो मटेरियल होता है वो क्या होता है, डीएनए और आरएनए। तो अंदर जो मटेरियल होगा वो होगा डीएनए एंड आरएनए, और इसके बाहर आवरण किसका बना हुआ होगा, प्रोटीन का। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और एक चीज क्लियर कर दूं मैं कि कभी भी हो वायरस में डीएनए एवं आरएनए दोनों एक साथ नहीं पाए जाते। आरएनए पाएगा तो डीएनए नहीं, डीएनए पाया जाएगा तो आरएनए नहीं। विशेष तौर पे यहाँ पे आरएनए ही देखने को मिलता है, विशेष तौर पे, है ना। विशेष तौर पे क्या देखने को मिलता है, आरएनए ही देखने को मिलता है। यदि वायरस के टाइप्स देखोगे आप तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ बताना चाहिए, क्योंकि रेट्रो वायरस के बारे में पढ़ चुके हैं हम। चलिए फिर भी देख लीजिए। समय हो गया। आनुवांशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल के अकॉर्डिंग जेनेटिक मटेरियल के अकॉर्डिंग वायरस के प्रकार, तो इनको 3 प्रकार से डिवाइडेड किया गया। पहला द्विरज्जुक डीएनए, दूसरा एकल रज्जुक डीएनए। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए और आरएनए। डीएनए कैसा होता है, द्विरज्जुक। आरएनए कैसा होता है, एकल रज्जुक, पर कुछ कंडीशन में द्विरज्जुक भी हो। तो एक होगा द्विरज्जुक डीएनए मतलब डबल हेलिक्स डीएनए, सिंगल हेलिक्स मतलब एकल रज्जुक डीएनए, फिर होगा डबल हेलिक्स आरएनए, फिर होगा सिंगल हेलिक्स आरएनए। एक हुआ द्विरज्जुक डीएनए, मतलब ऐसे ऐसे डबल हेलिक्स पाए जाएंगे। ठीक है, फिर हम एकल रज्जुक डीएनए, फिर एकल रज्जुक आरएनए। ये लिख लेना आप लोग, हाँ, मैं इसको एक से लिखता हूँ। एकल रज्जुक आरएनए और एक होगा द्विरज्जुक आरएनए। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल याद रखिएगा। द्विरज्जुक डीएनए के उदाहरण कौन कौन से वायरस, एडिनो वायरस द्विरज्जुक डीएनए पाया जाता है एडिनो वायरस में। बैक्टीरियोफेज जीवाणु भोजी, बैक्टीरियोफेज ये बहुत काम का भाई, इसको याद रखिएगा। जीवाणु भोजी, इनमें पाया जाता है द्विरज्जुक डीएनए। जीवाणु भोजी में भी टाइप होंगे T2, T4 और T6 एंड लैम्डा भोजी। ये वाले जो जीवाणु भोजी पाए जाएंगे इनमें पाया जाएगा द्विरज्जुक डीएनए। एकल रज्जुक डीएनए किन में पाया जाएगा, इसको कफसाई बोलते हैं, साई नहीं, क्या बोलते हैं। इस प्रकार के वायरस में क्या पाया जाएगा, एकल रज्जुक डीएनए, और एक आता M13 फेज वायरस, ये नाम याद रख लेना। लगभग जितने भी पादप वायरस होते हैं उनमें सिंगल हेलिक्स आरएनए पाया जाता है, जैसे
टोबैको मोज़ेक वायरस, पूरा नाम तो लिखने की जरूरत नहीं है ना, तंबाकू मोज़ेक वायरस, ठीक है। पोलियो वायरस, पोलियो, रेबडो, रेबडो वायरस, रेट्रो वायरस, रियो वायरस, रोटा वायरस, वुंड ट्यूमर वायरस, वुंड ट्यूमर वायरस, ये जो टोबैको मोज़ेक वायरस का साइज याद रख लेना यदि हो सके, या तो 300 अंगस्ट्राम इंटू 200 अंगस्ट्राम, ये इसकी साइज होती है। इसको दूसरी तरह से हम लिख सकते हैं 30 नैनोमीटर मल्टीप्लाई 20 नैनोमीटर, ये साइज है भाई टोबैको मोज़ेक वायरस की साइज है। यदि याद हो पाएगा तो इसको याद रख लेना आप। प्राय हम अभी तक जितने भी देखते हैं तो अधिकांश क्या देखते हैं, यही देखते हैं, ठीक है। पादपों में अधिकतर जो वायरस पाए जाते हैं वो सिंगल हेलिक्स होते हैं, वो भी आरएनए होता है, मतलब जेनेटिक मटेरियल, और बैक्टीरियोफेज में डबल हेलिक्स डीएनए पाया जाता है। चलिए, तो कल आप लोग पढ़कर आना बैक्टीरियोफेज, ठीक है। बैक्टीरियोफेज मतलब क्या होता है, जीवाणु भोजी। बैक्टीरियोफेज है क्या, वायरस है या जीवाणु है? तो फिर बैक्टीरियोफेज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बैक्टीरिया का भक्षण करता है, भोजन के रूप में बैक्टीरिया का भक्षण करता है, इसलिए इसे बैक्टीरियोफेज है। एक्चुअली में ये वायरस। तो कल पढ़ते हैं हम इसके बारे में, बैक्टीरियो के फेज के बारे में, वायरॉइड्स के बारे में, प्लस लाइकेन के बारे में कल पढ़ेंगे, ठीक है।